Hello friends, welcome to Pinesha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video I am going to discuss with you current editorial यानी कि आज का एडिटोरियल दैट इज 14 जनवरी 2022 का एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरली देखा गया है कि बच्चों को एडिटोरियल पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है और जनरली खासतौर पे अगर इकोनॉमिक्स पे एडिटोरियल हो जाए या कोई टेक्निकल नेचर का एडिटोरियल हो जाए तो बच्चे थोड़ी सी दिक्कत फेस करते हैं। इसीलिए इसको एक सिंप्लीफाइड वे में इसका एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है ताकि इसको आराम से आप समझ सकें। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको पता चल जाए कि क्या लिखा है। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जिसमें आज का एडिटोरियल छपा है और इस एडिटोरियल में इन्फ्लेशन को फोकस किया गया है। बेसिकली कई बार तो हमें समझ नहीं आता कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो आप देखें कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन जनरली जनरल राइज इन द प्राइस को कहते हैं। आम प्राइस का बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। यानी कि आप जब भी घरों में से बाहर सामान लेने जाते हो तो आप देखते हो कि फल सब्जियों के दाम पिछले दिनों से बढ़ जाते हैं तो आप कहते हो बड़ा महंगा हो गया। यानी कि इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जब पुराने दिनों से महंगा सामान मिलने लग जाए उसे महंगाई कहते हैं। अब आपके मन में आता है कि क्या महंगाई जरूरी है और क्या महंगाई जो है हार्मफुल है। ये दोनों साइड हम बात करते हैं। अगर महंगाई अराउंड 3% के बीच में है, 4% के बीच में है, तब तो एक्सेप्टेबल है, तब तो पॉजिटिव रहती है, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर महंगाई ज़्यादा होने लग जाए तो फिर वो ग्रोथ को हार्म करने लग जाती है। क्या करती है? वो परचेजिंग पावर को ऑफ मनी यानी कि रुपए की खरीदने की ताकत को वो नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अब इसी के साथ सवाल आ जाता है कि भाई इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को बेसिकली पहले सिर्फ आरबीआई की जिम्मेवारी होती थी, आरबीआई ही कंट्रोल करता था। बट 2015 में ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब एक बॉडी बनाई जाएगी सेपरेटली जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और आरबीआई के लोग होंगे, वो मिलकर इसे कंट्रोल करेंगे। तो अब हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई की तरफ से एंड 3 गवर्नमेंट के साइड से, और इसका चेयरमैन होता है जो गवर्नर होता है आरबीआई का। ये लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अब आपके मन में एक और इससे जुड़ा सवाल आ जाता होगा कि भाई चलो ठीक है, ये लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या कितना इन्फ्लेशन रखना जाता है। तो बेसिकली 2016 में एक और बात पे सहमति बनी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा। इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा मीनिंग देयर बाय कि सरकार 5 ईयर तक इन्फ्लेशन को टारगेट कर देगी आरबीआई के लिए, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, और आरबीआई उसी इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करेगी। यानी कि अभी जो नया टारगेट है 2021 से लेकर यानी कि 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आरबीआई को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया गया है। वो टारगेट क्या है कि उनको 4% +2 -2 में इन्फ्लेशन मैनेज करना है। यानी कि ये बैंड बन जाता है 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन आपको मैनेज करना है। यानी कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 2 to 6 के बीच में इन्फ्लेशन नहीं मैनेज कर पाती तो फिर आरबीआई की जिम्मेवारी बन जाती है, लीगली जिम्मेवारी बन जाती है, उसको पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है। ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। अब आपको समझ में आ गया हो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग और इन्फ्लेशन मैनेज कौन करता है। इसी के साथ एक और बात हम जिक्र करना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है अब कैलकुलेट कौन करता है। क्या आरबीआई कैलकुलेट करती? नहीं, इन्फ्लेशन जो है आपकी एक बॉडी है
एनएसओ एक बॉडी है, ये कैलकुलेट करती है इन्फ्लेशन को, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। ये बेसिकली पहले दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको मर्ज करके बनाया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और दूसरी है एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को मर्ज करके एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया गया। ये आपके डाटा को प्रेजेंट करती है। तो जो इन्फ्लेशन का डाटा है हर महीने मंथ में, जैसे मंथ के नेक्स्ट मंथ में 15 तक आ जाता है, 13 to 15 के बीच में डाटा आ जाता है। तो जैसे इसका मतलब आज 14 जनवरी है, तो इसका मतलब है हमारे पास पिछले साल दिसंबर 2021 का डाटा आ चुका है। बिल्कुल सही, और इसीलिए हम इस सेक्टर को जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर महीने का इन्फ्लेशन हमारे पास आया हुआ है। अब इसके साथ एक और सवाल आ जाता है कि भाई इन्फ्लेशन, भाई बहुत सारे इंडेक्स हैं, सरकार किसको फॉलो करती है? तो सरकार जो है, पहले इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि आरबीआई अपने पॉलिसी फैक्टर्स में इसी का जिक्र करती थी और इसी को ध्यान रख के अपने पॉलिसी बनाती थी। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि कई बारी होलसेल पे तो चीजें सस्ती मिलती होती हैं, लेकिन रिटेल में महंगी मिल रही होती हैं, क्योंकि जो रिटेलर होता है वो हमारे जेब से खा रहा होता है, हमारे पॉकेट में डीप कट लगाया होता है उसने। तो अब उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में रेकमेंड किया कि भाई नहीं, अब इन्फ्लेशन जो है वो 2014 के ऑनवर्ड सीपीआई से होना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने फिर अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन आपका मेजर होने लगा, ताकि इसी बेसिस पर आपके इन्फ्लेशन के पॉलिसी प्लान बनने लगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो सरकार प्लान बनाती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए अपने इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि उस एडिटोरियल में लिखा क्या है। तो इस एडिटोरियल में लिखा हुआ कि जो भाई मंथली डाटा जो आया है इस 13 से 15 के बीच में, यानी कि 13 तारीख को जो डाटा आ गया, आज अखबार में छपा हुआ है, तो वो कहता है कि इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में दिसंबर महीने में 5.6% रही है। यानी कि आपकी जो इन्फ्लेशन थी पिछले साल दिसंबर में 5.6% रही है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है दिसंबर तक 5% रहने वाली है। ये फर्दर लिखता है कि भाई 5% रहने वाली है, लेकिन आरबीआई ने प्लान बनाया था कि शायद 5.1% अपने बाय मंथली, यानी कि हर 2 महीने बाद एक बार पॉलिसी रिव्यू करके, हर 2 महीने बाद एक बार पॉलिसी रिव्यू करके बाय मंथली रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। उसमें ये बताया कि 5.1 दिसंबर तक इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो उसके हिसाब से तो 1.1% तो कमी है। आपका एडिटोरियल फर्दर आगे कहता है कि नहीं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को थोड़ी सी शांति तो है, लेकिन ये अभी भी हायर एज पे है। तो क्योंकि आपको पता है 2 लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन मेजर करना है, तो अगर 5% 5.6 के बीच में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब है हायर एंड में है। फर्दर कहता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें पहला कारण कहता है बेस इफेक्ट। अब आप पूछोगे कि ये बेस इफेक्ट क्या चीज है? बेस इफेक्ट जो है बेसिकली, बेस इफेक्ट यह बताता है कि अगर पिछले साल डिनोमिनेटर थोड़ा हो, लो हो, छोटी अमाउंट का हो, तो फिर परसेंटेज हाई आएगा। जैसे कि आप इस देखो, हमारे एग्जांपल में 10,000 किसी की सैलरी है और 15,000 हो गई, यानी कि 5,000 बढ़ी है, तो डिनोमिनेटर जो है 10,000 है, तो परसेंटेज 50% है। अब जो सैलरी है 5,000 से अगेन बढ़ाई, अमाउंट सेम है 5,000, लेकिन अब जो बेस है 15,000 हो जाता है। 15,000 पे अगर 5,000 देखोगे तो आ जाएगा 33% बढ़ाई गई है। कि बेस इफेक्ट आपके सामने है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो परसेंटेज बढ़ाएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो परसेंटेज छोटा आएगा। इसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। तो आपके एडिटोरियल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप सही सोच रहे हैं कि पिछले महीने में इन्फ्लेशन कम था, यानी कि नवंबर के महीने में इन्फ्लेशन कम था, और दिसंबर के महीने में जब इन्फ्लेशन आया तो कम नजर आएगा, इसीलिए एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं आया है। फर्दर कहता है कि देखो, दूसरा कारण है कि जो प्रोड्यूसर्स
हैं उनके कॉस्ट बढ़ रहा है। कई तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, प्लस और भी कई इनपुट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने इस कॉस्ट को डेफिनेटली ट्रांसफर करेगा, होलसेलर पर होलसेलर ट्रांसफर करेगा, रिटेलर पर रिटेलर हमसे चार्ज करेगा। तो ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि अब आपको तो पता है ओमिक्रॉन अपने पूरे स्वभाव पर है, और ओमिक्रॉन की वजह से जो लोकल लॉकडाउन होंगे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने सीएम के साथ मीटिंग की है और लोकल लॉकडाउन पे जोर देने की बात की गई है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और फिर महंगाई बढ़ने के चांसेस है। खासतौर पे आपके वेजिटेबल में, फ्रूट्स में महंगाई बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। फर्दर आपका एडिटोरियल कहता है कि अगर हम जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसको फर्दर डिकोड करें तो हमें पता चलता है कि फूड इन्फ्लेशन में महंगाई ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहता है नवंबर में 2.6% थी और वो बढ़ के 4.5% हो गई है। फर्दर एक और लाइन कहता है कि ये इसका कारण ये है मिल्क और वेजिटेबल्स में जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह है। फर्दर आगे बढ़ता हुआ कहता है लेकिन कोर इन्फ्लेशन भी हमें महंगा नजर आ रहा है। अब आप पूछो कि कोर इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली एक इन्फ्लेशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोर, जो कि जल्दी फ्रेजाइल नहीं होता, जल्दी चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। जैसे सपोज करो आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़ों का रेट लगभग सेम ही रहता है, लेकिन वेजिटेबल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो वोलेटाइल पार्ट होता है, अगर उसको हम निकाल दें इन्फ्लेशन से, तो जो बचा हुआ इन्फ्लेशन होता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में भी कहता है कि वो एलिवेटेड पोजीशन पे है, बढ़ी पोजीशन पे है। इससे जाहिर होता है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में आरबीआई के लिए एक चैलेंज बना रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के लिए एक चैलेंज बना रहेगा। फर्दर देखो तो ये सलाह देता है इसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, और वो सलाह क्या है कि देखो आरबीआई के दिमाग में है कि हम ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि अगर लोगों को लोन फटाफट मिलेंगे तो इकोनॉमी में एक चांसेस है ग्रो आगे बढ़ेगी, मगर उससे ये खतरा होगा कि पैसे जब सप्लाई बढ़ जाता मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आगे कहता है कि ये लगता है कि आरबीआई की प्राइमेसी जो है वो ग्रोथ ज्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, तो वो जल्दी पॉलिसीज को अपने टाइट नहीं करेंगी। फिर भी कहता है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको वो टाइट करने की कोशिश करेगा। ये पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस था एडिटोरियल पार्ट का। अगर आपको रेगुलर ऐसी न्यूज़ मिलती रहे एडिटोरियल एनालिसिस की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।